आरओ और एआरओ 2023 हिंदी व्याकरण आप लोग को पढ़ना है। देखिए उसका सिलेबस लगभग देखिए आप लोग, विलोम यानी विलोम रहेगा उसके सिलेबस में। वाक्य एवं उसकी वर्तनी शुद्ध, यानी वाक्य दे रहे हैं उसको आपको शुद्ध कौन सा है टिक लगा के सही करना पड़ता है। अनेक शब्दों का एक शब्द रहेगा, तत्सम एवं तद्भव शब्द रहेगा, उसके बाद विशेष और विश्लेषण रहेगा, उसके बाद पर्यायवाची रहेगा। ये आपका सिलेबस रहेगा हिंदी व्याकरण का, एआरओ और आरओ का। उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं क्लास। आइए हम लोग अब शुरू करते हैं सिलेबस को। हिंदी वर्ण रचना, हिंदी वर्ण रचना किसे कहेंगे आप लोग समझिए। बहुत बार पूछा कि ध्वनि क्या है, यह अभिव्यक्ति की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि है। जैसे आप लोग सुने होंगे, यह बहुत बार क्वेश्चन आया है, देखे होंगे। मुख से निकलने वाले प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। जैसे वर्ण किसे कहते हैं, तो जो मुख से निकला रहता है सार्थक ध्वनि को, उसको वर्ण कहेंगे। और इसीलिए ध्वनि को अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई माना जाता है, यानी सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ध्वनि है, जो भी हम लोग अभिव्यक्त करते हैं, जैसे बोल रहे हैं। हिंदी में वर्णों की मूल संख्या कितना है, 44 यानी 44, और कुल 52 संख्याएं हैं। लगभग ये क्वेश्चन कई बार आया है आप लोग को कि न्यूनतम इकाई ध्वनि क्या है। अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई ध्वनि है। और सब वर्णों की जो पहचान करते हैं हम लोग, जो सार्थक बोलते हैं आप लोगों से, वही प्रत्येक सार्थक ध्वनि क्या है, वर्ण है। वर्ण बोध के रूप कितने होते हैं, 3 रूप होते हैं बेटा। वर्ण बोध के कितने, 3 रूप होते हैं। जैसे हम उच्चारण स्थान के आधार पर करते हैं तो यह एक वर्ग हो गया। वायु संवेग के आधार पर करते हैं, ये दूसरा वह हो गया। तुरंत के आधार पर वर्ण करेंगे, तीसरा। तो कोई पूछे कि वर्ण बोध के कितने रूप होते हैं, तो आप बताएंगे कि वर्ण बोध रूप 3 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, तो बताएंगे उच्चारण के स्थान के आधार पर वर्ण, वायु संवेग के आधार पर वर्ण, और तुरंत के आधार पर वर्ण। अब देखिए पहला देखिए, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण। इसके बेटा 2 भेद है, स्वर और व्यंजन वर्ण। ठीक बेटा, इसके स्वर और व्यंजन भेद। अब एक एक करके आपको मैं समझाता हूं। ओके, देखिए उच्चारण वर्ण के भेद कितने थे बताए थे हमने, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब उनके बारे में हम पढ़ते हैं। स्वर वर्ण कह रहा है कि जिन वर्णों का स्वयं का अस्तित्व हो और वो स्वतंत्र हो, मतलब वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं, और जिनमें कम शब्द लगे उच्चारण करने में हमको, तो वो क्या है, स्वर वर्ण है। और जो स्वर वर्ण होते हैं बेटा, मूल उनका 11 होते हैं, मतलब 11 स्वर होते हैं। जैसे आ, छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ, ये क्या है आपके पूरे 11 स्वर हैं। पूरा आपके 11 क्या है, स्वर हैं। और बेटा इनकी क्या पहचान है बेटा, ये स्वतंत्र होंगे और इनका उच्चारण करने में हमें कम समय लगेगा। अब बेटा देखिए स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। जो स्वर वर्ण होते हैं उनके कितने भेद, जैसे बेटा क्वेश्चन पूछेगा मुख कितने भेद होते हैं, तो आप लगाएंगे 3, और कुल पूछेगा तो आप लगाएंगे 4। यानी इस पर ध्यान दीजिएगा, अगर मुख पूछा कि स्वर के कितने भेद होते हैं तो 3 बताइएगा, और कुल पूछेगा तो 4 बताइएगा। पहला क्या है बेटा, हास्य स्वर वर्ण, दूसरा दीर्घ स्वर वर्ण, तीसरा संयुक्त स्वर वर्ण, और चौथा लुप्त स्वर वर्ण। अब इनके बारे में मैं आपको आगे पढ़ा रहा हूं। तो स्वर के वर्णों का भेद हम लोग पढ़े। पहला है हास्य स्वर वर्ण। जिस स्वर वर्णों के उच्चारण में अत्यंत कम समय लगे उन्हें हास्य स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे छोटा, छोटी, छोटा ऊ, छोटी री, तो बेटा इनमें क्या लग रहा है, बहुत कम समय लग रहा है। जिनमें अत्यधिक कम समय लगे वो क्या है, हास्य स्वर वर्ण है। और बेटा इनकी संख्या क्या है, इनकी संख्या 4 है। इनकी संख्या क्या है, 4 है। कौन सा, छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री। अब बेटा एक चीज इंपॉर्टेंट है, हास्य स्वर को ही मूल स्वर कहा जाता है। हास्य स्वर को ही क्या कहा जाता है, मूल स्वर कहा जाता है। आइए दूसरा, दीर्घ स्वर वर्ण। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में हास्य स्वर से दुगना समय या उससे अधिक समय उच्चारण करने में लगे तो वो क्या है, दीर्घ स्वर वर्ण है। और इनकी मूल संख्या 3 है और कुल 7 है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है
कि कुछ विद्वान दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर को आपस में जोड़कर स्वर के 3 भेद ही बताते हैं। देखिए अब पढ़ेंगे आप लोग संयुक्त स्वर वर्ण। जो स्वर वर्ण 2 स्वरों से मिलकर बना हो, यानी 2 स्वर हो और उससे मिलकर जो बनेगा वो क्या है, संयुक्त स्वर वर्ण है। ठीक बेटा, जैसे आपके 2 स्वर हैं, क्या क्या है, एक ये छोटा आ है, इसको ले लो, या ये छोटी ले लो, इन 2 से मिलकर बनेगा अगर तो ए बन जाएगा। इन 2 स्वरों से जो मिलकर बन रहा है वही क्या है बेटा, संयुक्त व्यंजन है। और संयुक्त व्यंजन है बेटा, इनकी मूल संख्या कितनी होगी, 4 होगी बेटा। ए आई ओ औ, इनकी मूल संख्या बेटा क्या है, 4। इसको बहुत बार पूछता है कि स्वर में बताइए कि संयुक्त स्वर वर्ण के कितने वर्ण है, तो आप क्या कहेंगे, 4 वर्ण। कौन कौन से बेटा, ए आई ओ औ। अब बेटा ये बनते कैसे हैं, जैसे ए बनाना है तो छोटा ऑब्लिक या फिर बड़ा से लेंगे या बड़ी से, इन यानी ये 2 स्वर जो हैं और ये जो 2 स्वर हैं इन्हीं से मिलकर क्या ए बनेगा। ये उसी तरह बेटा इनसे मिलकर ए बनेगा, इनसे मिलकर बेटा क्या बनेगा, औ बनेगा, और बेटा इनसे मिलकर क्या बनेगा, औ। वो बनेगा बेटा किससे, छोटा आ या बड़ा आ से। इन दोनों में से एक लेगा, इसको लेगा एक इनमें से, या इसको लेगा, ओ बन जाएगा। और बेटा किससे बनेगा, इसको लेगा एक, या फिर इसमें दोनों में से एक लेगा, इन दोनों में से एक लेगा, तो औ बन जाएगा। जब ये औ बन जाएंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ 2 स्वर हैं, एक स्वर ये है, एक स्वर ये है, तो इन 2 स्वरों से जब आप मिला के बना रहे हैं तो संयुक्त स्वर वर्ण बन जा रहा है। चलो बेटा स्टार्ट करो। लुप्त स्वर वर्ण, जिस वर्ण के उच्चारण में हाथ स्वर वर्ण के 3 गुना समय लगे या उससे अधिक समय लगे उसे लुप्त स्वर वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या बेटा 1 है ओम। और बेटा इसमें देखिए नोट्स में कुछ है, नोट्स में है बेटा कि कुछ विद्वान लुप्त स्वर को जोड़कर हिंदी में स्वर की संख्या क्या कर देते हैं, 12 कर देते हैं। और कुछ विद्वान दीर्घ री को जोड़कर हिंदी में उसको क्या 13 कर देते हैं। लेकिन बेटा वास्तव में हिंदी में स्वर की संख्या कितनी होनी चाहिए, 11 होना चाहिए। अब देखो बेटा एक बार, लुप्त स्वर वर्ण किसे कहेंगे, जिसमें क्या हो बेटा, हाथ स्वर जो है आपका उसके उच्चारण समय में 3 गुना से अधिक समय लगे, उसे क्या कहेंगे, लुप्त स्वर कहेंगे। और लुप्त स्वर बेटा कितना होता है, 1 होता है ओम। और कुछ विद्वान बेटा लुप्त स्वर को जोड़कर हिंदी में 12 स्वर वर्ण कह देते हैं, और कुछ विद्वान दीर्घ री को जोड़कर 13 कह देते हैं। लेकिन वास्तव में हिंदी में कितना स्वर है, 11 ही स्वर है। ओके, लुप्त स्वर में ही पढ़िए जो 13 और 12 11 कर रहे थे। दीर्घ री और ली स्वर को लिट वाला ला है बेटा, वर्णों का प्रयोग संस्कृत में होता है, हिंदी में इनका प्रयोग होता ही नहीं है। ठीक, और बेटा प्रयोग केवल होता है संस्कृत में, हिंदी में नहीं होगा। और तीसरा नोट है बेटा आपका, पहला लिखे है पहले वाले वीडियो में, अंग और आहार ना स्वर हैं और ना ही ये क्या है, व्यंजन है। इन्हें बेटा क्या कहा जाता है, अयोगवाह वर्ण कहते हैं या नपुंसक वर्ण कहते हैं। कुल मिला के बेटा ये तीसरा वाला नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अंगा और आहा को क्या माना जाता है, अयोगवाहक और नपुंसक वर्ण कहते हैं। ठीक, देखिए बेटा उसके आगे का, दीर्घ री और लिट वाला ला, ये स्वर क्या बेटा, ये संस्कृत में जैसे आप लोग पढ़ते हैं लिट लकार, संस्कृत में ही प्रयोग होगा, हिंदी में प्रयोग नहीं होगा। और तीसरा नोट्स है, अंगा और आहा न स्वर है बेटा न ये व्यंजन है, ये दोनों ही क्या है, अयोगवाहक या नपुंसक शब्द कहते हैं। ओके, सब में आधार रहना चाहिए। में अनुनासिका, चंद्रबिंदी, अंगा अनुस्वर, आहा विसर्ग, नासिका डा या अड़ा ना और मा। अब बेटा देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है, किशोरीदास वाजपेयी जी ने अंगा और आहा को अयोगवाहक वर्ण कहा है। किसने कहा है बेटा, किशोरीदास वाजपेयी ने अंगा और आहा को अयोगवाहक वर्ण कहा है। और बेटा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी ने अंगा और आहा को नपुंसक वर्ण कहा है। तो बेटा देखिए अनुनासिका, ये अनुस्वर, विसर्ग, नासिका, ये सारे चीज भी पूछ लेते हैं आप लोगों से। और जब पूछ लेते हैं आप लोग
तो फंस जाते हैं उसी में, लेकिन इसको नोट कर लीजिएगा। और इम्पोर्टेंट बात यह है, किसने अयोग्यवाह कहा है? तो किशोरी दास वाजपेयी जी ने कहा है अंगावराह को। नपुंसक किसने कहा है? डॉक्टर धीरेन्द्र प्रसाद वर्मा जी ने। ओके।